प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये जो हमारे रॉकेट मूव करता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। या यूँ देखिए कि जब हम कोई गन से बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट पीछे की तरफ एक पुश करती है, वो किस वजह से करती है। और आपने दिवाली पर पटाखे चलाए होंगे, जब एक बम ब्लास्ट करते हैं तो कम से कम 2 उसके पार्ट्स ज़रूर होते हैं और दोनों विपरीत डायरेक्शन में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? फिजिक्स का कोई ना कोई लॉ होता है। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और तमाम आपके जो क्लास के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। और चलिए हम शुरुआत करते हैं उस महत्वपूर्ण आर्टिकल जिनके तमाम जो अभी मैंने बातें बताई उनके आंसर्स आपको मिल पाएंगे, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस बीच अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल फिजिक्स बाय आईसी सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लें। सबसे पहले हम इस लॉ के स्टेटमेंट ये होता क्या है उसकी हम बात करते हैं। ये कहता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कुछ बॉडीज से मिलकर के, कुछ पार्टिकल से मिलकर के कोई सिस्टम बन रहा है और उस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैं यही फॉर ए सिस्टम फ्री फ्रॉम external force the total linear momentum always remain conserved और कांस्टेंट। आप ये कह सकते हो कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम के बारे में आप पहले से जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था m × v इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रूव कैसे करेंगे? कंसीडर ए सिस्टम इज एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स। हम इनिशियली उसको सपोज कर रहे हैं। According to Newton's second law of motion, F is equal to ma. This is the definition or statement of the Newton's second law of motion. हम पहले से जानते हैं कि कोई, अब एक बात आप बताएंगे मुझे कि A क्या होता है? What is acceleration here? A is equal to rate of change of velocity. Now this equation becomes here m into dv by dt, and this equation further can be written here. हम यहाँ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, f is equal to m। ये देखिए, ये जो m क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम इस डेरिवेटिव के अंदर भी ले सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? d by dt इट इज इक्वल टू m इंटू वी। ये देखिए बेटे, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है हम जानते हैं, m इंटू वी इट इज इक्वल टू p लीनियर मोमेंटम। तो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स, आप इसे लिखेंगे dp बाई dt। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ये देखिए, ये
क्या है? एक्सटर्नल फोर्स जो उस बॉडी पर एक्ट कर रहा है। लेकिन हमने स्टेटमेंट में लिया है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी कि यही बात हम यहां कहना चाह रहे हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स विच एक्ट ऑन इट इज टेकन 0, देन दिस इक्वेशन 1 गिव्स, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dp बाई dt। यानी कि जब f 0 होगा तो ये dp बाई dt क्या हो गया? दिस बिकम्स इक्वल टू 0। और यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? 0 है। मतलब जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो 0 रेट से हो रहा है। कोई कहे कि कोई चीज हो रही है किस स्पीड से? 0 स्पीड से। इसका मतलब वो चीज हो ही नहीं रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 है, ऐसा इसका मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो चीज कांस्टेंट होती है। P इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इस तरीके से आपको उसे करना है। चलिए अब हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और वो एप्लीकेशंस हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट। और लेक्चर के शुरू में मैंने बताया भी था कि ऐसा क्यों होता है। जो कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे उसका भी आंसर अब आपको मिल जाएगा। पहला हम वही ले रहे हैं, रिकॉइल ऑफ गन। बंदूक जब फायरिंग की जाती है तो वो पीछे क्यों हटती है? पहले तो बेटे ये जान लीजिए आप सभी कि ये रिकॉइल ऑफ गन होता क्या है। रिकॉइल का मतलब होता पीछे हटना, बंदूक का पीछे हटना। यानी कि जब बंदूक से फायरिंग की जाती है तो बुलेट आगे जाती है और बंदूक पीछे हटती है। जिस मोशन से, जिस गति से गन पीछे की तरफ लौटती है उसे ही कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। यानी कि द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन ड्यूरिंग द फायरिंग इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। और ये होता क्यों है? इट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों होता है, क्या होता है, वो अब हम देख लेते हैं। चलिए हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये गन है। ये देखिए, आप इसको इस तरीके से थोड़ी सी गन की शेप बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये गन है, ये इसका ट्रिगर समझ लीजिए। इसमें बुलेट भी है बेटे, दिस इज द बुलेट, और ये गन है। अब हम ये मान लेते हैं कि लेट M एंड M आर दी मासेज ऑफ बुलेट। इस बुलेट का मास कितना है? स्मॉल m, और इस गन का मास कितना है? कैपिटल M। आर दी masses of bullet and gun respectively। ये देखिए, और इनिशियली ये दोनों रेस्ट में है। दोनों क्या है? रेस्ट में है। तो बता सकते हो बुलेट का लीनियर मोमेंटम कितना होगा? रेस्ट में है, वेलोसिटी तो 0 है ना, तो 0 हो जाएगा। मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। और गन का कितना होगा? वो भी 0 होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बिफोर फायरिंग बुलेट एंड गन आर एट रेस्ट। सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन बिफोर फायरिंग, मैं यही बात यहां लिख देता हूं। बिफोर फायरिंग द टोटल लीनियर मोमेंटम of bullet and gun सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम बेटे कितना हो जाएगा? 0 बुलेट का हो गया क्योंकि रेस्ट में है, और 0 ही गन का हो गया, तो कुल कितना हो गया? 0 ही हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लीनियर मोमेंटम 0 हो गया बिफोर फायरिंग। अभी फायरिंग हुई नहीं है। अब देखिए, नाउ जब फायरिंग होती है तो इसमें एक स्प्रिंग, अंदर से जो फोर्स होता है रेस्टोरिंग स्प्रिंग का, वो इस बुलेट पर फोर्स लगाता है, या यूं कहिए कि जो गन है ये इस बुलेट पर फोर्स लगाती है। नतीजा क्या होता है, बुलेट आगे की तरफ जाती है और हम ये भी मान लेते हैं कि ये v, इस v वेलोसिटी से ये बुलेट जो है ये बाहर जाएगी v वेलोसिटी से। तो ये जो गन है ये पीछे की तरफ हटेगी और वो v वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी जो आप देख रहे हैं जिससे गन पीछे हट रही है, इसे ही कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। चलिए देखते हैं, लेट v एंड v आर दी वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड गन रेस्पेक्टिवली। ये देखिए, ये मतलब, तो अब बताइए कि आफ्टर फायरिंग बुलेट का लीनियर मोमेंटम कितना होगा और गन का कितना होगा, वो देख लेते हैं। चलो मैं लिख भी देते हैं हम लोग यहां पर, आफ्टर फायरिंग बताइए टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का, बुलेट एंड गन दोनों का मिला करके। चलिए पहले मुझे बता दीजिए बुलेट का कितना होगा, मास कितना होता है m बुलेट का, और वेलोसिटी कितनी है v, तो कितना हो गया इसका लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। और गन का कितना होगा, गन का मास कितना लिया है हमने, कैपिटल M, और वेलोसिटी कितनी है इसकी v, ये होगी। यानी कि बिफोर फायरिंग जो टोटल लीनियर मोमेंटम था दोनों का वो ये 0 था। आफ्टर फायरिंग कितना हो गया टोटल लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का, बुलेट एंड गन का, ये हो गया। अब आप कहोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक तो टोटल लीनियर मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट होगा वो। लेकिन यहां तो ये तो 0 है और यहां ये है mv प्लस mv। इसका मतलब अब अगर हम इन दोनों के सम को 0 के बराबर सिद्ध कर दें, फिर तो हम ये कह सकेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम पहले भी 0 था बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग भी 0 ही है। फिर हम कह सकेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से हमारी गन पीछे की तरफ मूव करती है, जिसे हम रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर। अब हम सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा देते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बुलेट के लिए, अकॉर्डिंग टू या यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बेटे, हम ये लॉ लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलेट के लिए लगा लेता हूं, फॉर बुलेट। अब बुलेट के लिए बताइए, F इज इक्वल टू m a, ये होता है। मैं इसको यहां पर आपको यहां बता देता हूं कि जैसे सपोज कीजिए ये हमारी इसके अंदर ये बुलेट है और ये बुलेट है, बुलेट की पोजीशन है। इस बुलेट के ऊपर फोर्स लग रहा है F, और किसने लगाया है, गन ने लगाया है। तो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, बाद में कितनी हो गई v हो गई है बुलेट की। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई v माइनस 0। मान लो ये फोर्स इस बुलेट के ऊपर इस गन ने t टाइम के लिए लगाया है, तो फिर ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटे बुलेट के लिए, m इंटू वी माइनस यू बाई टी, ये होता है ना एक्सेलरेशन। और क्योंकि पहले तो 0 वेलोसिटी थी तो हम इसको 0 कर देंगे। तो यहां पर अब हम इसको लिख सकते हैं f इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू वी। यहां पर मैंने t को लेफ्ट साइड में ले लिया है और इस तरीके से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, जो भी इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ये मैंने बुलेट के लिए लिया है। यही न्यूटन सेकंड लॉ अब हम गन के मामले में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, फॉर गन
अब गन के केस में की बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस बार मैं फोर्स नेगेटिव ले रहा हूं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जितना फोर्स इस गन ने बुलेट पर लगाया है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस बुलेट के ऊपर गन ने भी लगाया है लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट में। इसीलिए मैं इस एफ को क्या ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं, और ये हो जाएगा हमारे पास 2ma। और यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटे आप लिख देंगे, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई थी v, ये देखिए इस वेलोसिटी पहले कितनी थी 0, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, इतनी। कितने टाइम में हुआ है, जितने टाइम में इस पर फोर्स लगाया था बुलेट ने, उतनी ही टाइम में बुलेट ने भी गन पर फोर्स लगाया है, यानी कि t। ये देखिए बेटे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इंटू टी इजिकल टू एम इंटू वी। और एक और बात, ये जो नेगेटिव साइन है मैं इसको राइट साइड में ले जाता हूं, F इंटू टी इजिकल टू माइनस एम इंटू वी। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 आ गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, ये भी f इंटू टी है और ये भी f इंटू टी है। ऑन इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, ये देखिए, इसका ये m इंटू वी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, माइनस m इंटू वी। ये देखिए, और इसको रीअरेंज अगर हम करते हैं तो m इंटू वी इज प्लस, ये माइनस साइन है तो ये इधर आ जाएगा, m इंटू वी, और ये कितना आ गया बेटे, ये 0 आ गया, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ। ये देखिए बेटे, ये इक्वेशन नंबर 5, इसके साथ साथ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन तीनों इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना था, 0। आफ्टर फायरिंग कितना है, mv प्लस mv। लेकिन ये mv प्लस mv को हमने किसके बराबर सिद्ध कर दिया, 0 के बराबर। इसका मतलब पहले भी लीनियर मोमेंटम 0 था, बाद में भी 0 है। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसी वजह से ये जो गन है ये पीछे की तरफ मूव करती है। जब बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे जाती है, और किस वेलोसिटी से जाएगी वो इस इक्वेशन से आप निकाल भी सकते हैं। ये देखिए, mv प्लस mv इक्वल टू 0 होती है, तो यहां से हम लिख सकते हैं mv प्लस mv इट इज इक्वल टू 0। इसका सीधा मतलब क्या है कि m इंटू वी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू वी, और v कितना हो जाए यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू माइनस m इंटू वी divided by m. This equation gives the recoil of the gun, the velocity by which the gun recoils. ये इसी बात पर डिपेंड करता है। आप कहेंगे कि सर बुलेट तो बहुत तेजी से जाती है, गन तो बहुत ज़्यादा तेजी से पीछे नहीं हटती, उसका कारण उसका मास है। जितना ज़्यादा मास होगा, रिकॉइल ऑफ गन की जो स्पीड है वो उतनी ही कम होगी। आपने तो इस तरीके से आप ये एक्सप्रेशन जो है ये कर सकते हैं, और इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछ सकते हैं कि बुलेट का मास इतना है, गन का मास इतना है, और अगर बुलेट जो है इस वेलोसिटी से जाती है तो व्हाट विल बी द रिकॉइल ऑफ द गन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द गन बाय विच दैट गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो वो चीज़ आप अच्छी तरीके से इसे निकाल सकते हैं। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आर्टिकल जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले केसेज में अभी हमने रिकॉइल ऑफ गन में क्या देखा था, बुलेट और गन का मास हमने कॉन्स्टेंट लिया था, लेकिन रॉकेट का जो प्रोपल्सन होता है, रॉकेट का जो मोशन होता है, उसमें जो फ्यूल होता है, जब वो बर्न होता रहता है धीरे धीरे, तो उसका मास वेरिएबल होता है। प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ऑन व्हाट प्रिंसिपल द मोशन या प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड। आपका आंसर सीधा सा होगा, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे होता है वो देख लेते हैं। आपको यह कहना चाहता है कि हर मोमेंट पर जब रॉकेट मूव करता है तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है, टोटल उसके अंदर जो
गैसेज होते हैं, फ्यूल प्लस रॉकेट, इन सब का वो हर स्टेज पे कांस्टेंट रहता है। बस यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और वो कैसे अप्लाई हो रहा है और कैसे हम सारी बातें इसकी कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आपका आईआईटी मेंस हो, एडवांस हो, या फिर आपकी कोई क्लास के दूसरे एग्ज़ाम्स हों, उनके अंदर ये आर्टिकल पे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सपोज कीजिए हमारे पास ये एक रॉकेट है। आप जानते हैं कि जैसे ही बर्न्ड गैसेस बाहर निकलती हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इससे पहले मैं ये करूँ, आपको बताऊं कि आप किसी बैलून में गैस भर करके छोड़ देते हैं, तो जैसे जैसे गैसेस बाहर निकलती हैं रॉकेट इस डायरेक्शन में मूव करता है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए हम देख रहे थे कि ये हमारे पास मान लीजिए हमारा रॉकेट है और इस रॉकेट के अंदर फ्यूल भी है, पूरे में फ्यूल फिलअप किया हुआ है। अब क्वेश्चन यहां ये है कि मान लो शुरू में इसका मास m0 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v0 है, और ये है जब टाइम 0 था, रेस्ट में है ये हमारा रॉकेट इस पोजीशन के ऊपर। पहले यही था, टाइम कितना है यहाँ पर 0, और उसके ऊपर मास कितना है इसका, पूरा फ्यूल प्लस रॉकेट m0, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 है। अब जब ये वेंट गैसेस स्टार्ट होती हैं, रॉकेट मूव करता है, आपने लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स के दौरान रॉकेट टीवी में या इनमें देखे होंगे, तो वो कैसे काम करता है। थोड़ी देर बाद ये रॉकेट, ये कोई टाइम है, मान लो हमारा t=t टाइम है, और इस समय इसका मास कितना है m, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v। और क्योंकि बर्न गैसेस बाहर आ रही हैं, रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो धीरे धीरे इसका मास और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है इस बार, क्योंकि जैसे फ्यूल बर्न होगा तो जो मास है रॉकेट का वो कम होता चला जाता है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। ये t टाइम पर, ये 0 टाइम पर थी। अब हम इस सिचुएशन को देख लेते हैं, ये बहुत ही कम समय में, बहुत जल्दी जो है, सपोज कीजिए अब यहां से ये बर्न गैसेस आ रही हैं, ये बहुत ही कम समय, यहां से यहां टाइम वो हम नेग्लिजिबल टाइम ले लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, dt टाइम हम ले देते हैं। यानी कि यहां जो टाइम है, यहां से यहां में ज़्यादा चेंज नहीं है, और ये है t प्लस dt टाइम, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इज देयर। इसमें फ्यूल गैसेज हैं, ये धीरे धीरे बर्न्ड गैसेज बाहर आ रही हैं। अब मास कितना हो गया बेटे, मास तो घट जाएगा ना, जब फ्यूल गैसेज घटती हैं तो मास डिक्रीज हो गया, मास गेट डिक्रीज हियर। कितना रह गया अब इसमें, m - dm। जितना मास डिक्रीज किया है, वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो गई, उतनी ही v + dv, ये वेलोसिटी हो गई बेटे। इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिए। और साथ में कितना मास डिक्रीज कर गया, वो किस वजह से किया है, जो फ्यूल बर्न्ड गैसेस के रूप में बाहर आई हैं, और वो है ये dm, ये बड़ी तेजी से बाहर आ रही है, और इनकी जो वेलोसिटी है वो vg है। मैं इसको माइनस ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, बर्न्ड गैसेस नीचे की तरफ आ रही हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट को हमें समझना होगा कि किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वो मैंने पहले बताया, प्रत्येक स्टेज के ऊपर टोटल लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का, इसमें रॉकेट प्लस फ्यूल जो गैसेज हैं इसके अंदर, फ्यूल जो है वो एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, बाहर से इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम हर स्टेज के ऊपर कांस्टेंट रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए शुरुआत में आप लिख देंगे, लेट m0 एंड v0 आर दी मासेज ऑफ रॉकेट एंड फ्यूल, and v0 is the velocity. After time t, the mass of the bullet becomes m and velocity become v. Just after this, after very very small time interval, the mass get decrease because of these exhaust gases comes out,
So mass become m minus dm. Velocity get increased slightly v plus dv. Or this is the mass of the gases which comes out from the rocket. Now the total linear momentum जितना यहां है उतना ही यहां रहेगा. According to the law of conservation of linear momentum, total linear momentum at the time t is equal to total linear momentum at the time t plus dt. तो आप यही लिखेंगे, सारी बातें लिखने के बाद आप लिखेंगे according to law of conservation of linear momentum. क्या बताया था कि टोटल लीनियर मोमेंटम एट एवरी स्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जितना यहां है उतना यहां रहेगा, उतना यहां रहेगा. चलिए पहले मुझे यहां बता दीजिए, मैं इस स्टेज पर t टाइम पर और t प्लस dt टाइम की बात कर लेता हूं. तो टोटल लीनियर मोमेंटम इन दोनों का कितना हो गया, फ्यूल गैसेज वगैरह जब इसी में है तो कितना हो गया टोटल लीनियर मोमेंटम, m इंटू वी. ये देखिए, क्योंकि मास m है और इसकी वेलोसिटी इस समय कितनी है v. लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. आफ्टर वेरी स्मॉल इंटरवल dt टाइम द मास बिकम दिस, वेलोसिटी बिकम दिस. तो टोटल लीनियर मोमेंटम यहां तो हमने बता दिया. अब यहां बताइए यहां कितना होता है, ये दोनों बराबर होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक. तो यहां कितना बेटे, मास कितना देखिए m माइनस dm, ये तो मास हो गया, और वेलोसिटी कितनी है v प्लस dv. ये लीजिए. लेकिन ये बात, इसमें से जो मास डिक्रीज कर गया वो पूरे सिस्टम का हिस्सा ही तो है, तो उसको भी जोड़ो आप. यहां पर हमें जोड़ देते हैं, प्लस मास तो कितना उसका dm, ये उस गैसेज का जो बाहर निकल चुकी, क्योंकि टोटल लीनियर मोमेंट पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहता है और इसकी स्पीड कितनी है माइनस वी जी. यहां माइनस वी जी क्या है, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, या यूं कहिए द वेलोसिटी ऑफ द गैसेज विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट. हम नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द गैसेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाइल द रॉकेट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. यानी कि हमने यही कहा है Vg इज द वेलोसिटी ऑफ एडजस्ट गैसेस. चलिए ये हो गया. अब इस इक्वेशन को हमने क्या लगाया है, थोड़ा समझना इसको बहुत जरूरी है. अगर आप समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो आपको दोबारा से कहीं पर भी फिजिक्स पढ़ने की मुझे नहीं लगता है कि कहीं जरूरत पड़ेगी. आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है. तो चलिए देख लेते हैं. यहां पर लीनियर मोमेंटम देख लिया, यहां पर देख लिया, इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए बस. चलिए देखते हैं. m इंटू वी इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर दीजिए. यहां ब्रैकेट है, इसको खोल रहे हैं. m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू वी हो जाएगा. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू डी वी. इसको इससे करेंगे तो माइनस v इंटू डी एम. और इसको इससे करेंगे तो माइनस डी एम डी वी. और साथ में ये है यहाँ पे, वो भी मैं लिख देता हूँ डी एम इंटू वी जी. ये देखिए, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए. ये कैंसिल हो गया. एक चीज़ मैंने यहाँ पर और बताई थी आपको कि दिस टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ बहुत ही कम नहीं, नेग्लिजिबल ये है. तो इतने टाइम इंटरवल में जो मास डिक्रीज हुआ है, जो गैसेस बाहर गई हैं, उनका मास भी नेग्लिजिबल ही है. तो ये डीएम और वेलोसिटी में जो इंक्रीज होगा वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है. तो डीएम और डीवी आर वेरी वेरी स्मॉल एंड देयर प्रोडक्ट बिकम्स वेरी मच स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड. यानी कि इस प्रोडक्ट को हम बीइंग स्मॉल वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट इट. इसको नेग्लेक्ट कर दे तो जो बाकी बच गया है बेटे वो लिख दीजिए. देखिए बाकी क्या बच गया है, एक बच गया हमारे पास m इंटू डी वी, और एक ये बच रहा है माइनस v इंटू डी एम, और एक ये बचा हुआ है प्लस डी एम इंटू वी जी. और इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है. अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. ये दोनों माइनस साइन के साथ हैं, इसको हम इधर ले आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा m इंटू डी वी. आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो बच रहा है माइनस v प्लस वी जी इंटू डी एम.
देखिए इन दोनों में माइनस कॉमन है, इसको हमने लेफ्ट साइड में लिया था तो माइनस था, और माइनस से माइनस तो हमने कैंसिल कर दिया है। और ये देखिए m इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम। मैंने माइनस ये u किसके स्थान पर लिखा है, ये देखिए वेयर, ये जो u लिखा है मैंने v प्लस वी जी इज इक्वल टू माइनस यू इज द relative velocity of gases, burnt gases with respect to rocket। ये देखिए भाई v क्या है, v वेलोसिटी से रॉकेट जा रहा है और गैसेज vg वेलोसिटी से जा रही हैं। जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है, जुड़ जाती है। जैसे आपने देखा कि एक गाड़ी 100 की स्पीड से इधर जा रही है, दूसरी गाड़ी मानो 60 की स्पीड से इतनी जा रही है, तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी एक की दूसरे के विद रिस्पेक्ट कितनी जो 160 जुड़ जाती है ना, बहुत तेजी से उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो ये वही मैंने लिख दिया है और ये महत्वपूर्ण इक्वेशन हमारे पास आ गई जिससे बाकी की कैलकुलेशंस भी हम लोग करेंगे। ये देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है। कि मान लो इसकी शुरू में वेलोसिटी ये कब की सिचुएशन है बेटे, ये 0 टाइम पर था। मास कितना था m नोट और वेलोसिटी कितनी थी v नोट, और बाद में t टाइम पर कितना होगा, मास m है और वेलोसिटी कितनी है v है। चलिए वही चीज हम यहां करने वाले हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, ये देखिए बेटे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम, और ये जो m है ये इसके नीचे ले गए बेटे हम, ये देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इस इक्वेशन को फ्रॉम 0 टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम 0 टू t टाइम। किसके लिए कर रहे हैं, टाइम क्या ले रहे हैं हम यहां पर, टाइम है हमारा 0 और 0 से लेकर के t टाइम तक। अब 0 टाइम पर मास कितना था वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मास भी वेरिएबल है। मास 0 टाइम में कितना था बेटे m नोट। जब मास है तो आपको जो लिमिट्स रखनी पड़ेंगी वो मास की फॉर्म में ही लेनी होंगी, और वेलोसिटी तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी की बात मैं यहां कर लेता हूं। ये देखिए वेलोसिटी कितनी थी 0 टाइम में v नोट, ये देखो मास m नोट था, वेलोसिटी v नोट थी, टाइम 0 था। अब यहां पर देखते हैं मास कितना है t टाइम पर, ये t टाइम है, मास m है, वेलोसिटी v है। मास t टाइम पर मास m है, वेलोसिटी v है। मैं वही कहने जा रहा हूं यहां पर, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी राइट फ्रॉम 0 टू t। ये देखिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं v नोट टू v और dv इट इज इक्वल टू, आप इसको कर सकते हैं माइनस यू m नोट टू m, और ये है dm बाई m। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां क्या आएगा v, ये देखिए, और लिमिट्स क्या हैं उसकी वो आप लिख ही देंगे v नोट टू v, और इधर क्या लिखेंगे u, और ये देखिए बेटे 1 बाई m, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये तो log x होता है और बेस उसका e होता है, तो यहाँ 1 बाई m है तो इसको हम क्या लिख देंगे log m, बेस तो e है ही और लिमिट्स भी यहाँ लिख देते हैं m नोट टू m। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v माइनस वी नोट ये आ रहा है बेटे, आप खुद देखिए। पहले अपर लिमिट रखेंगे v के स्थान पर, फिर लोअर लिमिट रखेंगे v नोट, और ये आ जाएगा माइनस u, इसको भी आप ओपन कर लीजिए, log m पहले अपर लिमिट रखी और फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट log m नोट। यार बच्चे एक और बात आप जानते होंगे कि log m माइनस log m नोट क्या कौन सा फॉर्मूला होता है वो लिख दीजिए यहां पर, v माइनस वी नोट
इज इक्वल टू माइनस यू log m बाई एम नोट, और ये बेस ई है, याद रखें। इस इक्वेशन को अब हम कैसे लिख सकते हैं वो देख लीजिए। हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि v इज इक्वल टू, ये v नोट जो है इसको हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं, v नोट और माइनस u log m बाई एम नोट। हाँ, अगर आप इसको log m माइनस m log m नोट की बजाय माइनस पहले बाहर ले लें तो यह प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा log m नोट बाई m, और उस केस में आप इसको इस तरीके से लिख पाएंगे v नोट इज इक्वल टू प्लस u log m नोट बाई m। ये उल्टा हो जाएगा बेटे, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो log m नोट माइनस log m होगा, जिसको हम लिख सकेंगे इस तरीके से। ये आ This equation gives the velocity of the rocket after time t। अगर हमें पहले से पता हो कि पहले मास m नोट था, वेलोसिटी v नोट थी, और बाद में थोड़ी देर बाद जितना भी समय है मास उसमें m है, अगर ये डिटेल्स हमें पता हो तो हम बता सकते हैं रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है। यानी कि दिस इक्वेशन गिव्स दी वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर टाइम t। अगर हमारा रॉकेट जीरो वेलोसिटी से चला है तो v नोट क्या ले लेंगे हम। मान लो ये रॉकेट हमारा स्टार्टिंग में रेस्ट में था, बिल्कुल जब लॉन्चिंग के दौरान लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट होता है तो रेस्ट में ही होता है, तो फिर v नोट क्या हो जाएगा, वही मैं बात यहाँ कर रहा हूँ। इफ v नोट इज टेकन जीरो हियर, तो ये इक्वेशन अब हमारी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू u log m naught by m। This equation also gives the velocity of the rocket after time t if the mass of the rocket, starting mass or at that particular position where velocity is to be determined is known, तो ये आ जाएगा। और प्यारे बच्चों ये e बेस है, अगर आप इसको कॉमन लॉगरिथमिक कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारा फार्मूला ये हो जाएगा v इजिकल टू 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दीजिए u log m नोट बाई m, ये है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि हमें वेलोसिटी का, अच्छा कोई सोचे कि ये बहुत ज़्यादा वजन होता है रॉकेट में भी, फ्यूल्स में भी, और आपने देखा होगा कि मंगल ग्रह पर भी यान भेजे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मास होता है। इसको लेके कैसे ये ऊपर चला कैसे जाता है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि रॉकेट फ्यूल पर फोर्स लगा रहा है, और ये जो फ्यूल है बर्न्ट गैसेस जब बाहर निकलती हैं तो ये रॉकेट पर एक थ्रस्ट लगा रही हैं, जिसे अपवार्ड थ्रस्ट कहते हैं। उसी अपवार्ड थ्रस्ट की वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलिए देखते हैं वो अपवार्ड थ्रस्ट कितना है। रॉकेट बाई fuel gases, burnt gases. The rocket moves in vertically upward direction because these burnt gases apply the thrust on this rocket in upward direction. और ये इक्वेशन बेटे सबसे पहले हमने ड्राइव की थी, उसको आप जानते हैं, we know this equation already। तो divide this equation on both sides by dt, divide equation 1 by dt on both sides, divide equation 1 by dt on both sides। देखिए बेटे टिपिकल आर्टिकल, लेकिन आपने समझा है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट अभी तक आपके इसके बारे में रह जाएगा, बहुत ही तरीके से। लेकिन फिर वही बात, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी, और एक विश्वास, आदमी का विश्वास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। गुरु के ऊपर जब विश्वास होता है तो ही बच्चा कुछ सीखता है। आप ये नहीं है कि चलिए दिखाओ और कोई देखते हैं, फिर और आगे देखते हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि आपका विश्वास कहीं जमता ही नहीं है। तो देखिए जब एक पर विश्वास कीजिए, लगता है आपका मन अगर गवाही कर रहा है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, मेरे को समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर मैं इस चैनल के साथ जुड़ जाऊँ, इसको सब्सक्राइब कर दूँ और आगे भी भेजूँ।
तो चलिए देखते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम इसको, और हम लिख रहे हैं m dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस u इंटू डी एम बाई डी टी। दोनों तरफ मैंने m इंटू ए एक्सेलरेशन, और यहां से देखिए माइनस u इंटू डी एम बाई डी टी। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन m इंटू ए क्या होता है? फोर्स, यही तो है थ्रस्ट। F इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी। दिस इक्वेशन गिव्स द thrust applied by the burnt gases or exhaust gases on the rocket. Due to this thrust, this rocket moves in upward direction. प्यारे बच्चों, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट के बारे में जो डाउट्स रह रहे होंगे आपके, वो क्लियर हो गए होंगे। When a bomb explodes, then the different parts moves in different directions to obey the law of conservation of linear momentum. देखते हैं कैसे। सपोज कीजिए हमारे पास जब एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, जीरो है, और जैसे ही इसका एक्सप्लोजन होता है तो ये देखिए एक टुकड़ा इसका टूट करके मान लो इधर जा रहा है। इस टुकड़े का, इस पार्ट का मास मान लो m1 है, और ये v1 वेलोसिटी से इधर चला गया है। एक और टुकड़ा है इसी का जो इधर गया है, मान लो वो इस डायरेक्शन में मुंह चला, v2 वेलोसिटी है उसकी, और इस टुकड़े का वजन जो है, मास जो है वो m2 है। एक और एक्सप्लोजन पार्ट है इसका जो एक्सप्लोजन के बाद इधर गया है, जिसका मास कितना है m3, और वेलोसिटी कितनी है v3। ठीक ऐसे ही एक टुकड़ा सपोज कीजिए इधर चला गया है, इसका मास m4 है और वेलोसिटी v4 है। पहले ये अकेला था, एक सिस्टम है, बाहर से कोई इस पर फोर्स नहीं लगा है। स्टार्टिंग में इसका ये रेस्ट में है, तो इसका टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा बेटे? जीरो होगा। और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, मैं ये लिख देता हूं यहां पर कि लेट m1, मान लो ये 4 पार्ट्स में, A 1 2 3 4 पार्ट्स में एक्सप्लोजन हो गया, टुकड़े हो गए, इसके 4 पार्ट्स हो गए। m1, m2, m3 एंड m4 आर द masses ऑफ द 4 पार्ट्स, आर द masses of 4 parts after explosion. और यहां पर यह भी लिखना जरूरी, v1, v2, v3 and v4 are the velocity of मास m1, m2, m3 एंड m4 रेस्पेक्टिवली आफ्टर एक्सप्लोजन। ये भी आपने लिख दिया बेटे। एक चीज आप यहां देख सकते हैं, तो आप मुझे बताइए यहां पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहां से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब मुझे बताइए एक्सप्लोजन के पहले, बिफोर एक्सप्लोजन टोटल लीनियर मोमेंटम कितना है? जीरो। आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम कितने होगा? पहले पार्ट का कितना होगा? m1 v1, दूसरे पार्ट का कितना हो जाएगा? m2 v2, तीसरे का कितना हो जाएगा? m3 v3, और चौथे का कितना हो जाएगा? m4 v4। ये हो गया। ये दोनों, ये जीरो के बराबर आएगा। क्यों आएगा वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए आप लोग ये मान के चलिए कि इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखिए v1, ये v1 है बेटे, v1 वेक्टर है वेलोसिटी। v2 देखिए, v2 किधर है हमारी? यहाँ पर ये v2 है, ऊपर की तरफ है, यानी कि दिस इज v2,
दिस इज V2, V3 किधर है, दिस इज V3, V3 इधर है जो है ये देखिए ये V3 है, और V4 किधर है, ये देखिए ये नीचे की तरफ है, ये V4 है। तो ये क्या बन गया बेटे, ये पॉलीगन बन गया है। और नेट रिजल्टेंट इनका कितना होता है, जब एक क्लोज्ड पॉलीगन बनती है तो उन सब का रिजल्टेंट कितना होता है, 0। अगर मैं इन सब के मास को कॉमन ले लें, बराबर भी ले लें, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 दैट बिकम इक्वल टू 0। यही कारण होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन बॉम्ब goes in different directions in order to obey the law of conservation of linear momentum। एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आप करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटे, सपोज कीजिए हमारे पास एक 5 किलोग्राम का कोई बॉम्ब है एंड इट डिवाइड इनटू 2 इक्वल कंपोनेंट्स। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शंस of these 2 parts, equal parts after explosion? मास कितना है उसका बम का, 5 किलोग्राम, और जब एक्सप्लोजन होता है तो 2 इक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोड कर रही हो। इसका मतलब ये मास था हमारा, और जब टुकड़े हुए तो ये 2 हुए बेटे। तो ये कहाँ जाएंगे ये दोनों टुकड़े, ये चीज़ हमें देखनी है। इसकी वेलोसिटी कितनी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये तो हमें पता चल गया है। इसका मास कितना है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं तो 2.5 किलोग्राम हो गए बेटे। और इसका मास कितना है, ये भी उतना ही है, 2.5 किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी मान लो V1 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, V2। अब यहां से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए। पहले ये इसका मास कितना था, 5 किलोग्राम था, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो लीनियर मोमेंटम कितना हो गया बेटे, पहले बिफोर एक्सप्लोजन 0 और आफ्टर एक्सप्लोजन कितना हो गया, m1 V1 प्लस m2 V2, क्योंकि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और मास आपके सामने है ही, वो आप ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, दोनों ही m1 और m2 सेम है। तो हम इसको 2.5 बाहर ले लिया है, V1 प्लस V2 एंड इट इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है बेटे, ये 0 है, इसका मतलब है ये 2.5 भी इधर जाके 0 हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। अब यहां से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए मैं जो यहां बात कर रहा हूं कि V1 इज इक्वल टू माइनस V2, ऐसे लिखिए बेटे। इसका मतलब V1 की वेलोसिटी अगर इधर है तो ये देखिए V2 की जो वेलोसिटी है वो उतनी ही है बट विद नेगेटिव साइन है, तो ये इधर जाएगी, यानी कि बोथ द पार्ट्स moves in opposite direction after explosion। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे और इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, चाहे नीट एग्जाम्स हो, IIT मेन एडवांस, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स के हो, या फिर आपके NTSC, या जो भी टेस्ट देने जा रहे हैं बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं डाउट्स हैं, कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हैं कि सर हमें ये और बताइए, तो वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। बट आप कॉन्टैक्ट बनाए रखें और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे जो आपके साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक भी शेयर करें। अपने विचार ज़रूर आपको बताने चाहिए, हम तक पहुंचने चाहिए। और अब तक क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पूरा हुआ है, फिर भी आपने पेशेंस रखा है, पूरा वीडियो देखा है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।